अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्वेश्चन आंसर की इस तीसरी वीडियो में हम आपके उन सवालात के जवाब देंगे जो आपने हैंड ट्रेमर्स यानी हाथों के कांपने के हवाले से पूछे हैं। मैंने अपनी इस वीडियो को 3 हिस्सों में तकसीम किया है। हम शुरू में हैंड ट्रेमर्स के बारे में बात करेंगे कि ये कितनी किस्म के होते हैं और इनको कैसे पहचाना जाता है। फिर उसके बाद हम आपके पूछे गए सवालों के जवाब देंगे और आखिर में हम बात करेंगे इलाज के ऊपर। आप इस वीडियो को जरूर आखिर तक देखें ताकि इस टॉपिक को बेहतर तरीके से समझ सकें। नाज़रीन, हाथों का लरजना या कांपना जिसे हम हैंड ट्रेमर्स कह रहे हैं, ये एक आम मसला है जो हर उम्र के फर्द को मुतासिर कर सकता है। बाज़ औक़ात ये तकलीफ इतनी मामूली होती है कि रोजमर्रा के कामों में आपको मसाइल का सामना नहीं करना पड़ता, लेकिन बसा औक़ात ये इतनी ज्यादा हो जाती है कि खाना खाना, पानी पीना, किसी चीज को पकड़ना, लिखना मुश्किल हो जाता है। मैंने वजूहात की बिना पर इनको 4 किस्मों में तकसीम किया है। और भी किस्में हैं, लेकिन हमारे पास हमारी क्लिनिक्स पे ज्यादातर मरीज इन्हीं 4 किस्मों में से आते हैं। पहली किस्म को एसेंशियल ट्रेमर्स कहते हैं। ये बहुत ही आम है। तकरीबन 70% मरीज जिनको ट्रेमर्स होते हैं वो दरअसल एसेंशियल ट्रेमर्स ही होते हैं। ये ट्रेमर्स किसी भी उम्र में हो सकते हैं, लेकिन 40-50 साल की उम्र और उसके बाद ज्यादा देखे जाते हैं। ज्यादातर ये बीमारी खानदानी तस्वुर की जाती है, यानी अगर आपके नाना नानी, दादा दादी को थी तो वहां से ये आपके वालिदैन और उसके बाद आपको आ सकती है। लेकिन 30% ऐसे मरीज भी हैं जो कहते हैं कि हमारे खानदान में तो किसी को भी ये नहीं थी। ये अगर हल्की है तो अमूमन उस वक्त जाहिर होती है जब दोनों हाथों को सामने फैलाया जाए या कोहनी से मोड़कर सीने के सामने लाया जाए। ऐसा हम अमूमन क्लिनिक में करते हैं जब हम मरीज का मुआयना कर रहे होते हैं। लेकिन अगर ज्यादा हो तो काम के दौरान भी ये ट्रेमर जाहिर हो जाते हैं और ये फिर आपके रोजमर्रा के कामों में मसाइल पैदा करते हैं, जैसे चाय या पानी का गिलास पकड़ते वक्त, लिखते वक्त। नाजरीन, एसेंशियल ट्रेमर्स आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने वाली बीमारी है। यह हाथों के अलावा गर्दन, जबड़े, जबान और टांगों को भी मुतासिर कर सकती है। याद रखिएगा कि एसेंशियल ट्रेमर्स रेस्ट में नहीं होते, यानी अगर आपके हाथ कोई काम नहीं कर रहे, रेस्ट में पड़े हुए हैं, तो उनके अंदर ट्रेमर्स, लर्जा या कपकपाहट नहीं आएगी। ट्रेमर की दूसरी किस्म को हम पार्किंसोनियन ट्रेमर्स कहते हैं। ये अमूमन एक बीमारी में देखे जाते हैं जिसे पार्किंसंस डिजीज कहते हैं। आप में से कई लोग जिनकी उम्रें 40 साल या उससे ज्यादा हैं, वो एक अजीम बॉक्सर जिनका ताल्लुक अमेरिका से था, मोहम्मद अली किले साहब को यकीनन जानते होंगे। उनको भी ये ट्रेमर्स होते थे क्योंकि उनको पार्किंसंस डिजीज की बीमारी थी। इन ट्रेमर्स की खास बात यह है कि ये उस वक्त होते हैं जब आप कोई काम नहीं कर रहे होते हैं, यानी जब आपके हाथ रेस्ट में होते हैं, आराम में होते हैं उस वक्त। इसी वजह से इन ट्रेमर्स को हम रेस्टिंग ट्रेमर्स का नाम देते हैं। ये अमूमन एक हाथ से शुरू होते हैं, जिस्म की एक तरफ से शुरू होते हैं, फिर जिस्म के दूसरे हिस्से को मुतासिर करते हैं। लेकिन नाजरीन, ये ट्रेमर्स जो है जिसको हम रेस्टिंग ट्रेमर्स का नाम दे रहे हैं, ये सिर्फ ट्रेमर्स की हद तक महदूद नहीं होते, बल्कि क्योंकि ये एक बाकायदा बीमारी है जिसका नाम हमने पार्किंसंस डिजीज रखा, इसमें ट्रेमर्स के अलावा कुछ और अलामात भी होती हैं, जैसे कि मरीज इसमें स्लो हो जाता है, उसके पट्ठों में खिंचाव आ जाता है, उसका चेहरा ऐसा महसूस होता है जिसपे उस पर कोई मास्क चढ़ा दिया गया हो। अब हम बात करते हैं ट्रेमर्स की तीसरी किस्म की, जिसे हम फिजियोलॉजिकल ट्रेमर्स कहते हैं। नाज़रीन, आपको एक अजीब बात बताऊं कि हम सब का जिस्म कुदरती तौर पर हिल रहा है, लेकिन हमारे जिस्म का हिलना इतना हल्का होता है कि किसी को भी नजर नहीं आता। लेकिन कुछ खास लम्हात, कुछ खास कैफियत ऐसी होती हैं जिसमें इंसान का जिस्म कांपने लगता है, और इसको आपने खुद भी महसूस किया होगा। मसलन गुस्सा, परेशानी, बहुत ज्यादा थकावट, नींद की कमी, स्ट्रेस, टेंशन, या कभी किसी ने कोई ज्यादा कॉफी पी ली हो, जैसे कि तालिब इल्म को इम्तिहानों के दिनों में टेंशन और परेशानी होती है, तो इन कैफियत में लोगों के हाथ कांपने लगते हैं।
ये फिजियोलॉजिकल ट्रेमर्स हैं, ये कोई बीमारी नहीं है। जब ये सारी कैफियत खत्म हो जाती हैं तो हाथ या जिस्म का लर्जना भी खत्म हो जाता है। एसेंशियल ट्रेमर्स की तरह इस ट्रेमर्स को भी हम हाथों को सामने करके या सीने की तरफ लाकर मुआयना करते हैं, क्योंकि इस पोजीशन में ये ट्रेमर्स बढ़ जाते हैं। ट्रेमर्स की चौथी किस्म जो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूं वो है ड्रग इंड्यूस्ड ट्रेमर्स। नाज़रीन, कुछ दवाइयां जिनकी मुख्तसर सी लिस्ट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये हाई डोज में अगर ली जाए तो ये भी ट्रेमर्स करवा सकती हैं। इसलिए ये बहुत जरूरी होता है कि जब हम किसी ट्रेमर्स वाले मरीज को देखते हैं तो ये बात जरूर पूछते हैं कि कोई आप ऐसी दवाई तो नहीं ले रहे जो ट्रेमर करवा सकती हो। आए अब आपके सवाल की तरफ। अच्छा, अभी तक मैंने जो 4 किस्म के ट्रेमर्स बताए हैं, ये जो सवाल आप लोगों ने हमसे पूछे हैं, इन्हीं 4 ट्रेमर्स में से ही ये जवाबात आते हैं। देखते हैं। कराची से आबिद हुसैन साहब कहते हैं कि उनके हाथ कांपते हैं और ये मसला उनके खानदान के दूसरे अफराद को भी है। आबिद साहब, ऊपर बताए हुए 4 किस्म के ट्रेमर्स से आपने अंदाजा तो लगा ही लिया होगा कि आपको एसेंशियल ट्रेमर्स हैं जो कि खानदान में चलते हैं। इसके इलाज क्या है ये हम आखिर में बताएंगे आपसे। कराची से ही रफीक अहमद जोगी साहब जानना चाहते हैं कि उनके हाथ उस वक्त कांपते हैं जब उनको गुस्सा आता है। तो रफीक साहब, आपको फिजियोलॉजिकल ट्रेमर्स हैं जो गुस्से या टेंशन की हालत में बढ़ जाते हैं। जैसा कि मैंने ऊपर कहा कि इनके लिए अमूमन कोई दवाई नहीं दी जाती सिवाय उस वक्त जब ज्यादा गुस्सा आए और ज्यादा ट्रेमर परेशान करें। लेकिन रफीक साहब, आपने सर दर्द की बात की है जो गुस्से के वक्त आपको होता है ट्रेमर्स के साथ साथ, तो ये बात बहुत ज्यादा अलार्मिंग है। बहुत जरूरी है कि आप अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाएं। गुस्से में अक्सर ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो जाता है और उससे दिमाग की रग फट सकती है। झिरक शहर ठट्ठा से अयाज अली जवारी साहब पूछते हैं कि कभी कभी हाथ पांव कांपते हैं। अयाज साहब, ये कभी कभी वाले ट्रेमर्स फिजियोलॉजिकल ट्रेमर्स होते हैं, लेकिन इन ट्रेमर्स का ताल्लुक आपकी नाक की बड़ी हुई हड्डी से बिल्कुल भी नहीं है। हैदराबाद से असलम अली साहब अपने 12 साल से कांपने वाले हाथों की तशखीस से मुतालिक जानना चाहते हैं। देखिए, इतनी लंबी मुद्दत वाले ट्रेमर्स अमूमन एसेंशियल ट्रेमर्स ही होते हैं। आपने कहा कि डॉक्टर्स इसको कम करने के लिए एंटीबायोटिक देते हैं, तो सर ये एंटीबायोटिक तो जरासीम को मारने वाली दवाई है। ट्रेमर्स के इलाज तो एंटीबायोटिक से नहीं किया जाता। इस्लामाबाद से किसी ने पूछा है कि उनकी उम्र 50 साल है और वो 20 साल से मिर्गी की दवाइयां ले रहे हैं जिससे उनके हाथ कांपते हैं। जनाब, ऐसा बिल्कुल मुमकिन है। मिर्गी की कुछ दवाइयां खुसूसन वेल्प्रोइक एसिड के फार्मूले के साथ, जो कि कॉमनली एपीवॉल के नाम से आती है, ये दवाई अगर ज्यादा मिकदार में दी जाए तो ट्रेमर्स करवा सकती है। अगर आप समझते हैं कि आपके ट्रेमर बहुत ज्यादा हैं तो आपको अपने न्यूरोलॉजिस्ट से मशवरा करके अपनी दवाई को तब्दील करना होगा। मीराब आरई साहब ने अपनी नानी साहिबा, जिनकी उम्र 65 साल है, के हाथों के कांपने का पूछा है। तो जनाब, अमूमन इस उम्र में एसेंशियल ट्रेमर्स ज्यादा देखे जाते हैं। मीरा साहब कहते हैं कि डॉक्टर्स उनकी नानी को ड्रिप लगाते हैं लेकिन फायदा कुछ नहीं होता। तो मैं यहां सिर्फ ये कहूंगा कि ड्रिप का फायदा हमेशा मरीज को नहीं, कभी कभी डॉक्टर्स को भी होता है। बहरहाल, एसेंशियल ट्रेमर्स के लिए ड्रिप से ज्यादा दवाई से बेहतरी आएगी, जिसका मैंने वीडियो के आखिर में जिक्र किया, जरूर देखिएगा। अतहर शेर बलोच साहब ने काम करने के दौरान ट्रेमर्स का जिक्र किया है। जनाब, बहुत मुमकिन है कि आपको एसेंशियल ट्रेमर्स ही हों, क्योंकि एसेंशियल ट्रेमर्स, जैसे कि मैं ऊपर बता चुका, काम के दौरान ही होते हैं। कराची से मोहम्मद सरफराज तनोली साहब ने अपने 80 साला वालिदे मोहतरम के हाथों की हल्की हल्की कपकपाहट के बारे में पूछा है। तो जनाब, इस उम्र में एसेंशियल ट्रेमर्स ही ज्यादा होते हैं और मेरा ख्याल है कि इनको दवाई की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि ट्रेमर्स बहुत हल्के हैं। अब्दुल्ला खान, जो कि MBBS मेडिकल के स्टूडेंट हैं, उनके हाथ कांपते हैं और वो जानना चाहते हैं कि क्या मैं इसके लिए इंड्रॉल की गोली इस्तेमाल कर सकता हूं। अब्दुल्ला साहब, लगता है कि आपको फिजियोलॉजिकल ट्रेमर्स हैं जो कि आपकी उम्र में ही होते हैं। अगर ये आपको तंग नहीं कर रहे तो बेहतर होगा कि दवाई का इस्तेमाल ना करें। हाँ, अगर जब आप इम्तिहान के दौरान अगर आपको लगे कि ट्रेमर्स बढ़ गए हैं तो जरूरी है कि आप उसे कुछ दिनों के लिए जो इंड्रॉल टैबलेट आपने बताई है वो आप ले सकते हैं। नासिर कुरैशी साहब ने तफसील लिखे बगैर
पूछा है कि उनके हाथ और पांव कांपते हैं। तो ये फैसला मैं उनके ऊपर छोड़ता हूं। मेरी इस वीडियो का शुरू का हिस्सा देख और समझ लें और अंदाजा लगाएं कि आपको क्या हो सकता है। हो सकता है कि ये एसेंशियल ट्रेमर्स हो या ये फिजियोलॉजिकल ट्रेमर्स। और नासिर साहब, आपके पांव की जलन जो आपने जिक्र किया है उसका ताल्लुक ट्रेमर से नहीं है, बल्कि ये नसों की बीमारी है जिसे हम पेरिफेरल न्यूरोपैथी कहते हैं। इसके ऊपर मेरी एक मुकम्मल वीडियो भी है पांव में जलन के नाम से, आप उसे जरूर देखें। आपके बहुत सारे सवालों के जवाब उसमें मिल जाएंगे। अकबर अली साहब जिनकी उम्र 62 साल है, उनकी रिंग फिंगर कांपती है और हेड नोडिंग भी होती है। इसी तरह नाम बताए बगैर किसने पूछा है कि उनकी इंडेक्स फिंगर कांपती है। तो दोनों सवालों के जवाब यह है कि बहुत मुमकिन है कि ये एसेंशियल ट्रेमर्स ही हों, क्योंकि बाज औकात ये सिर्फ एक उंगली से शुरू होते हैं और फिर हाथ के बाकी हिस्से को मुतासिर करते हैं, जबकि एसेंशियल ट्रेमर्स गर्दन को भी मुतासिर कर सकते हैं, जिसे हम टिट्यूबेशन कहते हैं। कभी कभी ये नो नो की शक्ल में होते हैं और कभी कभी यस यस की शक्ल में। नाजरीन, यहां मैं एक बात कहना चाहूंगा कि अगर कोई मरीज एक उंगली में ट्रेमर्स या एबनॉर्मल मूवमेंट के साथ आए तो हम हमेशा उसे एसेंशियल ट्रेमर्स के खाते में नहीं डालते। कुछ और बीमारियां भी हो सकती हैं ट्रेमर्स के अलावा जो कि उंगली की हरकत करवा सकती हैं। इसलिए ऐसे मरीज को हम अच्छी तरह मुआयना करते हैं, उनसे चीजें डिस्कस करते हैं और अगर जरूरत हो तो कुछ इन्वेस्टिगेशन भी करवाते हैं। और आखिर में हम बात करते हैं इलाज की। नाज़रीन, ट्रेमर्स का इलाज दवाइयों से भी है और ऑपरेशन जैसे जदीद इलाज से भी होता है। अपनी इस वीडियो में हम सिर्फ दवाइयों का मुख्तसर जिक्र करेंगे। याद रखिएगा कि दवाइयां उस वक्त असर करेंगी, याद रखिएगा कि दवाइयां सिर्फ उसी वक्त असर करेंगी जब आपने उनको सही बीमारी में दिया है, यानी आपकी डायग्नोसिस सही है। एसेंशियल ट्रेमर्स की दवाई अगर आप पार्किंसोनियन ट्रेमर्स में देंगे तो कुछ भी नहीं होना। तो आए एक एक करके हम बात करते हैं। नंबर 1, एसेंशियल ट्रेमर्स। इसके अंदर हम 4 किस्म की दवाइयां इस्तेमाल करते हैं। ये इस्तेमाल बतदरीज यानी एक के बाद दूसरी दवाई इस्तेमाल की जाती है, बशर्ते कि पहली दवाई से खातिर खा फायदा ना हो रहा हो। इन चारों दवाओं में से सबसे मौसर दवा जिसे हम पहले इस्तेमाल करते हैं उसका नाम इंड्रोल है। ये अमूमन 10 मिलीग्राम की एक गोली सुबह और एक गोली शाम से हम शुरू करवाते हैं। इस दवाई को देने के लिए एक बात का बहुत जरूरी है ख्याल रखना, वो ये कि कहीं मरीज को दमा यानी सांस की बीमारी जिसे हम एज़मा या एस्थमा कहते हैं वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस बीमारी में ये दवाई कंट्राइंडिकेटेड नहीं दी जाती है। ट्रेमर की दूसरी किस्म पार्किंसंस डिजीज वाले ट्रेमर्स। इस बीमारी के ट्रेमर्स में भी 4 किस्म की दवाइयां इस्तेमाल की जाती हैं और उन चारों में से सबसे मौसर दवाई सेनामेट के नाम से आती है। लेकिन याद रखिएगा कि पार्किंसंस डिजीज के ट्रेमर्स को कंट्रोल करने के लिए बहुत जरूरी है कि पहले आप इस बीमारी को कंफर्म करें, फिर न्यूरोलॉजिस्ट की हिदायत के मुताबिक आप दवाई इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इन दवाओं के बहुत साइड इफेक्ट होते हैं अगर इनको गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया। तीसरे नंबर पे है फिजियोलॉजिकल ट्रेमर्स। इन ट्रेमर्स को अमूमन ट्रीट नहीं किया जाता क्योंकि ये वक्ती होते हैं, जैसा कि मैं ऊपर बता चुका हूं। अगर गुस्सा है, थकावट है, टेंशन परेशानी है या किसी ने बहुत ज्यादा कॉफी पी ली है, हम अमूमन स्टूडेंट्स को इंड्रोल की दवाई एडवाइस करते हैं, वो भी उस वक्त जब उनके इम्तिहान हो रहे हों, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स स्ट्रेस की वजह से ये ट्रेमर्स ज्यादा महसूस कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनको लिखने में दुश्वारी होती है। वरना अमूमन ज्यादातर लोगों को इसकी किसी भी किस्म की दवाई की जरूरत नहीं होती। चौथे ट्रेमर्स, ड्रग इंड्यूस्ड ट्रेमर्स। अगर आप कोई दवाई ले रहे हैं तो आपका न्यूरोलॉजिस्ट ये फैसला करेगा कि किस दवाई से ये हो रहे हैं। हो सकता है कि वो दवाई की डोज को कम कर दे या दवाई मुकम्मल बंद करके उसका नैमुल बदल आपको दे दे। इन ट्रेमर्स में हम बाज औकात इंड्रोल की दवाई भी इस्तेमाल करते हैं। नाज़रीन, इसके साथ ही ये टॉपिक हम यही खत्म करते हैं। मैं चाहूंगा कि क्वेश्चन आंसर सीरीज की चौथी वीडियो के लिए टॉपिक आप तजवीज करें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। ये वीडियो सदका जारिया की नीयत से जरूर दूसरों के साथ शेयर करें और आप अपने प्यारों का और अपने इस चैनल का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।